पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो हम लोगों ने मीनिंग, कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस और उसमें इंक्लूडेड स्टेप्स हम लोगों ने जो देखी थी प्रीवियस लेक्चर में, उसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो हम लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड डिस्कस करना है। इट इज़ ऑब्जेक्टिव, बेसिक प्रिंसिपल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये 3 पॉइंट अभी के लेक्चर में हम लोगों को डिस्कस करना है या सीखना है। पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब मुझे गारंटी है कि आप लोगों ने स्क्रीन पर जैसे ही चारों ऑब्जेक्टिव्स देखें, आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्यों करना है, इनसे रिलेटेड बेसिक आइडिया आ ही चुकी होगी, बिकॉज इनके नाम ही कुछ ऐसे हैं। पहला, मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स। ऑब्वियसली हम लोग इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो सबसे पहला मेन इम्पॉर्टेंट जो एम होता है हमारा, टू गेन रिटर्न, राइट। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव या इम्पोर्टेंट एम होता है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त भी हम लोग साइमल्टेनियसली कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में जब अलग अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, अलग अलग सिक्योरिटीज हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न किस तरह से मिल सकता है, ये हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पहला ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, portfolio should be such that the returns are improved as compared to the individual security in every portfolio manager, right? Portfolio manager aims to generate maximum profits returns on his portfolio. Returns can be in the form of current income or capital gains. अब करंट इनकम और कैपिटल गेन्स, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, राइट। से फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने सर्टेन रियल इस्टेट एक परचेस की है जिसे हम लोगों ने लेट आउट किया है, रेंटल पे दिया है, तो उससे मिलने वाले जो कोई भी रेंटल इनकम होगा दैट इज कॉल्ड करंट इनकम। और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अगर हम लोगों को वही रियल एस्टेट सेल करनी है, तो जितनी हमारी परचेस कॉस्ट होगी, जितने हम लोग उसके लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए चार्जेस लगाएंगे, वो सभी ऐड करके जो हमारे एक्चुअल में सेलिंग प्राइसेस से डिफरेंसिंग होंगे, वो डिफरेंस हमारा बनता है कैपिटल गेन्स। इस तरह की कोई एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लिए, अगर कोई एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लिए जो रिटर्न मिलता है, वो रिटर्न कंपैरेटिवली हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न से कम होता है। अगर हम लोग सिर्फ एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें तो हमें रिस्क भी ज़्यादा होगी और रिटर्न भी हमारे फ्लक्चुएटिंग होंगे। वहीं अगर हम लोग पोर्टफोलियो में डिफरेंट सिक्योरिटीज इंक्लूड करें तो हमारे रिटर्न्स के मैक्सिमाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा। सेकेंड थिंग, इसी का वाइस वर्सा, अगर रिटर्न बढ़ाने हैं तो साथ ही साथ में हम लोगों को दूसरे जो रिस्क है वो रिस्क कम करनी है, राइट। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है। डाइवर्सिफिकेशन की हेल्प से जो कोई भी ओवरऑल पोर्टफोलियो की रिस्क होती है वो कम होती है। ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जो होता है, हमारी साइंटिफिक डाइवर्सिफिकेशन जो होती है, जो हमारे फंड्स हैं उनको जब हम लोग साइंटिफिक डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू बाकी सभी या फिर जो अवेलेबल सिक्योरिटीज है उनमें जब हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, तब हमें इस तरह के रिटर्न्स मिलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इट इज रिलेटेड टू द लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या होगी? पोर्टफोलियो मैनेजर शुड कीप a certain proportion of the total funds available in such a securities that are easily convertible into cash. Liquidity का मतलब क्या है? The cash which is the funds which are available in cash और in a securities, जिसे हम लोग मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहते हैं या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, राइट। ऐसा क्यों? सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अनसर्टेनिटी हो या फिर इमरजेंसी फंड्स अगर हम लोगों को रिक्वायर्ड हो, तो इमरजेंसी फंड्स को हम लोगों को अगर
रिलीज करना हो, तो अगर आपके पास सिक्योरिटी आपने रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करके रखा है, राइट, तो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आप लोगों ने जो पैसे की जरूरत है, तो आप एक ही दिन में वो रियल एस्टेट बेच पाओगे क्या? नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर आपके पास शेयर्स हो, आपके पास अगर कई ट्रेजरी बिल्स हो, या आपके पास और कई ज़्यादा मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स हो, तो वो आप इजीली सेल आउट कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ पोर्शन पोर्टफोलियो मैनेजर लिक्विड फंड्स के लिए या लिक्विड पोर्शन के लिए वहाँ पे मेंटेन करता है, राइट। ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव होगा। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव विच इज टैक्स बेनिफिट। आप लोगों ने ढेर सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो मार्केट में अवेलेबल है, उनमें बहुत बार एडवर्टीजिंग में सीखा होगा कि यू विल गेट द टैक्स बेनिफिट आफ्टर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और इन अ प्रीमियम ऑल्सो। फिर फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे करते हैं, तो इनकम टैक्स के अंडर सेक्शन 80C के अंडर हम लोगों को डिडक्शन मिलता है, राइट। वहीं अगर कुछ सिक्योरिटीज ऐसी हैं कि जिनको हम लोगों ने अगर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी रिडीम किया, विड्रॉ किया, तो मैच्योरिटी के टाइम हम लोगों को टैक्स बेनिफिट मिलता है इन कैपिटल गेन्स, इन कैपिटल असेट सेक्शंस, राइट। तो उन सभी के लिए हम लोग जब कंसीडर करेंगे, तो इस तरह से टैक्स बेनिफिट जहां पर ज्यादा मिल सकते हैं, उन सभी स्कीम्स में हम लोग मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करेंगे टू गेन अ गुड कैपिटल, फंड्स। ठीक है, ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव। बेसिक प्रिंसिपल के बारे में सोचें तो प्रिंसिपल क्या होंगे? ये जनरल रूल्स होते हैं, और इनमें से पहले 4 रूल या 5 रूल। पोर्टफोलियो मैटर्स far more than the individual security. Obviously, अगर एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में अगर 10 अलग अलग तरीके की सिक्योरिटीज हैं, और उस 10 सिक्योरिटीज में से 2 सिक्योरिटीज ऐसी हैं कि जो हमारी अच्छी खासी परफॉर्म नहीं कर रही है एज पर आर एक्सपेक्टेशन, अगर हमें लॉसेस हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? तो उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिक्योरिटी की ओर ज्यादा ध्यान देंगे क्या? नहीं। उनके लिए हम लोग क्या करेंगे? इवैल्यूएशन करेंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा उनसे हमारे पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो, तो हम लोग उन्हें बेचकर दूसरी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे। इसी तरह से इंडिविजुअल सिक्योरिटी को होल्ड करने से ज़्यादा ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स जो होंगे वो ज़्यादा मैटर करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, लार्जर एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न्स कम ओनली विद लार्जर पोर्टफोलियो रिस्क। स्कैम 1992, रिस्क है तो इश्क है, राइट। आप लोगों ने सबने ये सुना ही होगा, देखा भी होगा। जितनी ज्यादा आप लोग रिस्क लोगे, जितनी ज्यादा आपकी पोर्टफोलियो की रिस्क होगी, उतने मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिले। लेकिन वाइस वर्सा भी हो सकता है, राइट। तो ये भी बेसिक प्रिंसिपल हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में रखना है। रिस्क लेवल जो होगी, अगर हम लोग 7:3 इस तरह की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं, मतलब 3 अगर हमारी रिस्क है और 7 या 3x9 1:3 इस तरह के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर हम लोग कंसीडर करके चलते हैं, तो वेल एंड गुड। बट अगर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो यही रेशियो अगर हमारा ज्यादा हो गया, मतलब 1:3 की जगह पे हमारा 2:10 इस तरह का 1:5 का रेशियो भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन वर्क्स। ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा है कि अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना ये ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट यही कहती है कि जब भी आप लोग किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो उन सभी इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोग जितनी मैक्सिमल पॉसिबल डाइवर्सिफिकेशन करते आए, उतना कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज में स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, देन फिक्स डिपॉजिट्स, ये 4 अगर हमने ऑप्शन सिलेक्ट किए, उनमें भी सब ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर हम लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो स्टॉक मार्केट में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है क्या, प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करना है या सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, डेरिवेटिव्स मार्केट में हम लोगों को ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए करनी है या नहीं करनी है,
इसके अलावा अगर हम लोग कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर्स में इन्वेस्ट करते वक्त हम लोग बैंकिंग इंडस्ट्री के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, या हम लोग टेलीकॉम सेक्टर के इंडस्ट्री में शेयर्स इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो इन सभी के लिए जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है वो भी मैकेनिज्म साइंटिफिकली हम लोगों को कंसीडर करना होता है, राइट। इंक्लूडिंग इवन इन द इंडस्ट्री हम लोग ब्लू चिप शेयर्स कंसीडर करेंगे क्या, हम लोग मिड कैप या स्मॉल कैप शेयर्स कंसीडर करेंगे क्या, हम लोगों को पेनी स्टॉक्स हम लोगों को इंक्लूड करने हैं हमारे पोर्टफोलियो में या नहीं करने हैं। इन सभी तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के आंसर्स हम लोग डाइवर्सिफिकेशन करते वक्त देते हैं, राइट। और जिससे ओवरऑल जो हमारा एक्सपेक्टेड जो गोल होता है या फिर एक्सपेक्टेड जो हमारा टारगेटेड गोल जो होता है उसे अचीव करने की ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ प्रिंसिपल इज ईच पोर्टफोलियो शुड बी टेलर्ड एज पर द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इन्वेस्टर। अगर सपोज हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजर हैं और हमें कोई क्लाइंट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट ए, बी और सी ऐसे 3 अलग अलग क्लाइंट्स हैं, जिसमें से 2 मेल क्लाइंट्स हैं और एक फीमेल क्लाइंट है, और इन तीनों के लिए इंडिविजुअली उनके उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के या एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड के लिए उनके अलग अलग गोल्स हैं कि उन्हें सम टारगेटेड अमाउंट या रिटर्न्स अचीव करने हैं। वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये इसके लिए हम लोगों को पोर्टफोलियो डिज़ाइन करके देना है। और पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिकली डाइवर्सिफिकेशन टेक्निक्स हम लोगों को यूज़ करनी होगी, जो हमारी ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रेंट्स दैट इज इंडिविजुअल इन्वेस्टर की रिस्क और रिटर्न के लिए जो विलिंगनेस है वो विलिंगनेस के बेसिस पे हम लोग फाइनल करेंगे। इसीलिए फोर्थ प्रिंसिपल इज each portfolio should be tailored as per the needs and requirements of its investor. What is meant by tailored? It is as a constructed or amended or evaluated, ठीक है। तो इन सभी तरीके की हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, आप लोग इन पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को जब मैं ये फाइल आपके साथ शेयर करूंगा तो आप लोग इन सभी फाइल्स में जो डिटेल दी हुई है उन्हें भी आप पढ़ सकते हो, राइट। आप चाहो तो एक एक करके इनके लिए स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। आई वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। फर्स्ट 2 के लिए हो गया, देन थर्ड एंड फोर्थ के लिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे? तो डिफरेंट अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए फैक्टर देखें या प्राइसेस इन्वेस्टमेंट की या सिक्योरिटी की प्राइसेस के लिए देखें तो ज़्यादातर डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इंडस्ट्रियल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर्स, ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो पोर्टफोलियो के लिए, अगर हम लोग पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट ऑप्शंस अगर चूज करते हैं तो उन ऑप्शंस के लिए यहाँ पर रिस्क, रिटर्न एंड टाइम, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम लोग कंसिडर करते हैं, ओके। रिस्क हम लोगों ने डिस्कस कर ली है कि ज़्यादातर रिस्क कितनी ले सकते हैं पर्टिकुलर इन्वेस्टर, वो हम लोगों को यहाँ पर कंसिडर करनी है, क्लियर। रिटर्न के बारे में सोचे तो कितने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हो वो यहाँ पर कंसिडर होंगे। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इन्वेस्टमेंट इज डन फॉर अर्निंग रिटर्न्स फॉर द सेम, राइट, फ्रॉम द सेम। इट इज द रिवॉर्ड द इन्वेस्टर्स डिजर्व फॉर foregoing current consumption in exchange for future consumption. Returns are earned in 2 forms, current income and capital gains, जो हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में कवर कर लिया, राइट। और अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द असेट्स, ये सभी पॉइंट्स हम लोग रिटर्न की जो होती हैं वो अफेक्टिंग फैक्टर्स यहाँ पर होते हैं। कैसे? से फॉर एग्जाम्पल
हम लोगों को सर्टेन सिक्योरिटी हमारे पोर्टफोलियो में इंक्लूड करनी है या नहीं करनी है, इसके लिए बेसिक क्या रहेगा, हमें रिटर्न चाहिए। दूसरा, हम लोग कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं ये चाहिए, और रिटर्न एक्सपेक्ट करने के लिए हमें जो टारगेटेड टाइम और टारगेटेड रिस्क है वो कितनी हम लोग बेयर कर सकते हैं वो हमें देखना है। ये तीनों फैक्टर मेजरली इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। रिस्क इज अ चांस ऑफ अ लॉस ड्यू टू वेरिएबिलिटी इन द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। Every investment carries certain degree of risk which varies depending upon the type of the investment. Returns and risk is an investment go hand in hand. Risk may arise due to loss in the current income or in form of capital loss. Risk can be quantified using various statistical measures like a range, variance, standard deviation, etc. These measures are discussed in detail. हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तब उसमें ये हम लोग देखेंगे. Next, it is an important factor in an investment. Returns are dynamic in nature and keep on varying with the changing time and scenario. Therefore, investors need to keep on valuating their investment as the time changes. The time also plays an important role in selecting the type of investment. An investor having short-term investment objective may select a less profitable short-term investment against a long-term high profit investment. तो जो ओवरऑल रिटर्न के बारे में हम लोग सोचेंगे, दूसरे रिस्क के बारे में, अगर रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं तो हम लोग रिस्क जिसमें रिस्क ज़्यादा है और रिटर्न्स की चांसेस भी ज़्यादा है, ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज सिलेक्ट करेंगे। और अगर हम लोगों को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनसे रिलेटेड हम लोग रिटर्न्स के लिए कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और रिस्क के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, राइट। तो ये थे हमारे अफेक्टिंग फैक्टर्स related to the investment decision in portfolio management. I hope कि ये तीनों पॉइंट, बेसिक ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ये आप लोगों को क्लियर हो। एवरीवन,